Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Gaurav Mujumdar and you're watching Academic Engineer. Hello and welcome to everyone to my another teaching video of using AutoCAD software. In this video, you will get to learn about the modifying tools in detail. So without wasting any time, let's get started. So the first modifying tool we are going to know about is the move command. तो जो move tool है उसको हम क्यों यूज़ करते हैं, आइए चलिए पहले वो देख लेते हैं. Suppose यहाँ पर मैं इसको थोड़ा zoom out कर लेता हूँ. ओके, यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट दिख रहा होगा. ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ जाकि वो लिमिट की तरह रहे. 0, 0 एंटर. ऑलराइट, अभी यहाँ पर मैं दे देता हूँ 50, 50. ऑलराइट, तो इस स्क्वायर पे हम लोग अभी करेंगे. सो यहाँ पर मैं एक ड्राइंग बना लेता हूँ जहाँ पे मेरा पहला जो कॉर्नर रहेगा वो होगा 10, 10 पे. ओके, यहाँ पर बैठ गया. अभी दूसरा पॉइंट बैठेगा 20, 20 पे. ऑलराइट, ये ज़्यादा बड़ा हो गया है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ. चलो 10, 10, 15, 15. ऑलराइट, सो अभी ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं इसको मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करना है. ओके, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मूव टूल. मूव टूल को आप यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं बाय प्रेसिंग ऑन इट, और यू कैन टाइप M फॉर द मूव कमांड विच इज वो शॉर्टकट की इज M एंड देन प्रेस एंटर. इसके बाद आपको बोलेगा कि सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, तो यू हैव टू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट विच यू वांट टू मूव एंड देन प्रेस एंटर. Then you have to specify base point और displacement. तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि base point क्या है. Alright, so the base point is actually like a initial point from where the distance will be calculated. मतलब सोचिए एक ऑब्जेक्ट है, वो एक पॉइंट पे खड़ा हुआ है, तो मतलब उसका हो गया वो इनिशियल पॉइंट. ओके, अगर आपको मैं इसको थोड़ा विजुअलाइज के साथ समझाऊँ तो अच्छा होगा. ओके, और सपोज यहाँ पर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है. ओके, सो ये किसी एक पॉइंट पे खड़ा हुआ है. यहाँ पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे ये है. तो यहाँ से समझे कि मुझे इस पॉइंट पे मूव करना है इसे. ऑलराइट, यहाँ से इस पॉइंट तक मूव करना है. तो दिस इज माय इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज माय फाइनल पॉइंट. ऑलराइट, सो यहाँ से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने के लिए एक पाथ चाहिए, एक डिस्टेंस चाहिए. ठीक है, तो एक पाथ और एक मतलब एक पाथ चाहिए या फिर कोई डिस्टेंस चाहिए. तो जिस पॉइंट से वो पाथ शुरू करेगा उसे कहते हैं हम लोग बेस पॉइंट. दिस इज कॉल्ड द बेस पॉइंट. ऑलराइट, इसे कहते हैं हम लोग बेस पॉइंट. इसे कहते हैं बेस पॉइंट. ओके, तो इस बेस पॉइंट को आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा जहां से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर सके. तो इसको मिनिमाइज कर लेते हैं अभी. तो इसका जो बेस पॉइंट है, आप कहीं से भी इसका बेस पॉइंट ले सकते हैं. चाहिए तो आपको अगर कॉर्नर्स पकड़ना है तो कॉर्नर भी पकड़ सकते हैं, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर भी ले सकते हैं, या फिर कहीं पर भी कोई सा भी कोऑर्डिनेट पॉइंट आप ले सकते हैं. तो आपका ऑब्जेक्ट तो सिलेक्ट हो गया था. ओके, यहाँ पर मैं मूव को लेके ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट तो कर लिया, बट इसका जो बेस पॉइंट है उसको मुझे पहले स्पेसिफाई करना होगा. तो अभी मैं सपोज यहाँ से इसका बेस पॉइंट
ज्योमेट्रिक सेंटर से ले रहा हूँ। ऑलराइट, अभी जैसे इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट उसी इनिशियल पॉइंट से लेगा। ओके, ये ऑरिजिन पॉइंट से नहीं लेगा, अभी ये उसी पॉइंट से ज्योमेट्रिक मतलब उसी पॉइंट से अभी ये डिस्प्लेसमेंट को लेगा। मतलब अगर ये 10/10 के कोऑर्डिनेट पे था तो अभी वो जो 10/10 है वो 0,0 ही हो गया है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। उसी पॉइंट से अभी आप जिस कोऑर्डिनेट पॉइंट पे देंगे, मतलब अभी आपने पुट किया कि 10,10, तो वो 10,10 है विथ रिस्पेक्ट विथ ऑब्जेक्ट, बट असल में वो आपका हो सकता है 20,30 या फिर 50,100, ऐसा भी हो सकता है। तो जो आप कोऑर्डिनेट पॉइंट देंगे बाय सिलेक्टिंग द बेस पॉइंट, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आपका जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपका ऑब्जेक्ट के साथ मान के रखना होगा। तो जैसे मैं अभी यहाँ पर बेस पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया, अभी मैं इसको कोऑर्डिनेट पॉइंट दूंगा जैसे 10,10। तो देखिए इसका पॉइंट था यहाँ पर। अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊं तो जैसे इसका पॉइंट था इस तरफ। ओके, तो इसका पॉइंट है यहाँ पर। मैं इसको अभी फिर से मूव करूँगा बाय सिलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट, प्रेसिंग एंटर एंड नाउ स्पेसिफाइंग द बेस पॉइंट। तो बेस पॉइंट इसका मैं ये पकड़ लिया। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसका 10,10 का कोऑर्डिनेट मैं पुट करूँगा। तो आप देख सकते हैं ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पर चला गया। मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये है इसका डिस्प्लेसमेंट पाथ, जहाँ से जिस पॉइंट तक ये मूव किया है। तो ऐसे करके हम बेस पॉइंट स्पेसिफाई करके हम ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो और एक मेथड है जिससे आप ये कर सकते हैं, वो है आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड। डायरेक्टली आप डिस्प्लेस कर सकते हैं इसे। सोचिए कि मैं इसको पहले मूव कर लेता हूँ जिस पॉइंट पे था ये। सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं इसका बेस पॉइंट स्पेसिफाई करना भूल गया। तो इसका बेस पॉइंट ये होगा एंड द कोऑर्डिनेट्स विल बी -10, -10। ओके, सिंपली अभी इसको ऐसे ही रख देते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज़ करूँगा। उसके लिए आपको फिर से मूव कमांड को एक्टिवेट करना है और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसको आप मूव करना चाहते हैं। इसके बाद आपके पास दूसरा जो मेथड है वो है डिस्प्लेसमेंट। आपको नीचे मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट विंडो में। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से मिल जाएगा, या फिर आप टाइप कर सकते हैं D एंड देन प्रेस एंटर, विच विल मेक योर मूव कमांड विल बी इन डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो अभी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मेथड होने से क्या होगा, आपका जो पॉइंट है बेस पॉइंट वो ओरिजिन पे ले लेगा। ऑलराइट, तो ओरिजिन से अभी आप कितना यूनिट तक डिस्प्लेस करेंगे वो आपको पुट करना होगा यहाँ पर। अभी आप देखिए यहाँ पर एक क्या ट्विस्ट आता है कि आपका जो ओरिजिन पॉइंट है वो इनिशियल ओरिजिन पॉइंट जो है वो फाइनल ओरिजिन पॉइंट में भी बदल जाएगा। मतलब अगर ओरिजिन पॉइंट से, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, थोड़ा इसको इरेज कर लेता हूँ। ओके, तो सोचिए कि मेरा जो ओरिजिन पॉइंट है ऐसा मेरा ओरिजिन पॉइंट है। ऑलराइट, तो ये ओरिजिन पॉइंट से लगभग सोचिए यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ, ऐसा 10 यूनिट तक, इतना तक, इस पॉइंट तक ही मेरा जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, स्टार्टिंग पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट वो है, और इसका जो लास्ट पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक। ओके, मतलब इसका जो पॉइंट्स
कोलाइड हो रहा है जिस कोऑर्डिनेट पॉइंट पे, वो है आपका ऐसे, फिर ऐसे, ये है आपका पॉइंट। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का जो फर्स्ट पॉइंट है जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर फिगर को बनाएंगे। ओके, तो अभी इसका जो ऑरिजिन पॉइंट है, इसका ऑरिजिन पॉइंट यहाँ पर फिक्स्ड हो जाएगा, ये आपका चेंज होगा नहीं। ओके, ये जैसा है वैसा ही रहेगा आपका। बस आप क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट पे आपका जो ऑरिजिन पॉइंट है वो ऑरिजिन पॉइंट इनिशियल से फाइनल की तरफ जाएगा। अभी ये इनिशियल स्टेज पे है, इनिशियल पॉइंट पे है अभी ये ऑरिजिन पॉइंट। अभी आपको फाइनल पॉइंट पे लेके जाना होगा आपको ऑरिजिन पॉइंट को। तो यही आपका है कि ऑरिजिन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेशन है फाइनल पॉइंट तक, वो आपको पुट करना है। पुट करने के बाद आपका जो फाइनल ऑरिजिन पॉइंट आएगा कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, और आपका जो डिस्प्लेस मतलब आपका जो डिस्टेंस है ऑरिजिन पॉइंट से ऑब्जेक्ट के फर्स्ट पॉइंट तक, वो आपका सेम ही रहेगा। मतलब इसका जैसा ऐसा आ रहा है, ये भी यहाँ पर सेम, इसका पॉइंट है यहाँ पर होगा और इसका जो डिस्टेंस है वही आएगा। इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। बदलाव क्या आएगा, सिर्फ ऑरिजिन पॉइंट में कहाँ से कितना तक इसका डिस्प्लेस हो रहा है, बस यही बात है इसका। और ऑरिजिन पॉइंट हटेगा नहीं, बस ऑरिजिन पॉइंट का जो बेस पॉइंट है वही हटेगा। और वो ऑरिजिन पॉइंट से ले रहा है। तो ऐसे दो मेथड से हम लोग ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया हम लोग का मूव कमांड। अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कमांड पे। सो द नेक्स्ट कमांड इज द रोटेट। तो रोटेट टूल को हम क्यों यूज़ करते हैं, सोचिए कि आपका ऐसा कुछ टाइप का ड्राइंग है ऐसा, ऑलराइट, और आपको ये वाला लाइन ऐसे चाहिए, तो आप इसको सिंपली ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। बस उसी काम के लिए आपको जो रोटेट आपका कमांड है वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप डायरेक्टली इसको यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर RO दबा के भी ऑब्जेक्ट को कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। रोटेट का जो शॉर्टकट की है वो है RO, वो आप टाइप करके इंटर दबाइए तो आपका जो रोटेट टूल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो मुझे ये वाला लाइन ऐसे चाहिए, बस यहाँ पर सिंपली मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा। ओके, अभी यहाँ पर मुझे मैं पूछ रहा है कि स्पेसिफाई बेस पॉइंट, मुझे तो पहले इसका बेस पॉइंट देना है, तो मैं पहले बेस पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी देखिए कि मैं जिस पॉइंट को बेस पॉइंट स्पेसिफाई किया वो पॉइंट फुल्ली फिक्स्ड हो गया। ओके, तो अभी उसी पॉइंट से विद द रिस्पेक्ट ऑफ एक्स एक्सिस मुझे अभी एक एंगल देना पड़ेगा। तो अभी उसी एंगल से वो रोटेट करेगा। मतलब सोचिए कि आपका जो बेस पॉइंट है वो एक एक्सिस की तरह है और वो एक्सिस अभी 2D में है। ओके, तो आप वो एक्सिस देख नहीं पाएंगे, मतलब वो एक पिन पॉइंट है जहाँ पर वो जो एरिया है वो फिक्स रहेगा। उसके चारों तरफ जो जो ऑब्जेक्ट्स उसमें है वो सारे के सारे उसी एक्सिस के सराउंडिंग में रोटेट करेगा। तो अभी जैसे मेरा यहाँ पर वो जो बेस पॉइंट था वो मैं सिलेक्ट किया था, अभी देखिए वो तो फिक्स्ड हो गया, बट अभी जो बाकी का जो यहाँ पर लाइन्स है वो रोटेट कर रहा है। ओके, तो ऐसे करके हम रोटेट कर सकते हैं इसे। ओके, तो मुझे वो एकदम परपेंडिकुलर चाहिए था उस लाइन से, तो अभी मैं इसको 90 डिग्री दे देता हूँ। तो इससे क्या होगा, ये जो लाइन ऐसे स्ट्रेट था वो लीनियर हो गया। ऑलराइट, तो अभी ये नीचे की तरफ आ गया। तो अभी आप चाहे तो इसको मूव भी कर सकते हैं ऐसे, मूव कमांड से, जो आप कुछ ही मिनट पहले सीखे थे, ऐसे करके आप मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस यू कैन रोटेट एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट और फिगर। और यहाँ पर अगर आप ऐसे कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसे बेस पॉइंट अगर आप सेंटर में भी करेंगे तो आप सेंटर से भी कर सकते हैं। जैसे मैं बेस पॉइंट का नीचे की तरफ से किया था तो वो
क्या हुआ, पूरा ऑब्जेक्ट को एक तरफ रोटेट कर रहा था। बट अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के मतलब एक फिगर को अगर आप ज्योमेट्रिक सेंटर से पकड़ेंगे तो उसका ज्योमेट्रिक सेंटर फिक्स्ड हो जाएगा, और वो फिक्स्ड होने के कारण क्या होगा, आपका जो पूरा फिगर है वो एक ही पॉइंट पे रोटेट करेगा। ठीक है, यहाँ पर रोटेशनल एंगल देके मैं इसको फिर से रोटेट कर सकता हूँ। ओके, तो ये हो गया हम लोग का रोटेट ऑप्शन। ये बहुत ही सिंपल है, ये मॉडिफाइंग टूल। जस्ट आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसका बेस पॉइंट देना पड़ेगा, और कितना डिग्री तक ये रोटेट करेगा वही आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। दैट्स इट। तो अभी चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कमांड की तरफ। नेक्स्ट टूल जो है वो है आपका कॉपी। तो कॉपी हम लोग यूज़ करते हैं, आपको पता ही है कॉपी किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। किसी एक नॉर्मली में किसी एक राइटिंग को या फिर कोई भी चीज़ को हम लोग एक डुप्लीकेट या फिर एक्स्ट्रा वही सेम चीज़ को एक्स्ट्रा कॉपीज़ में लाने के लिए हम लोग कॉपी करते हैं, कॉपी स्कैन करते हैं, या फिर कोई भी कॉपी करने के लिए हम मतलब एक डुप्लीकेट चीज़ की लेने के लिए हमको वो कॉपी करना पड़ता है। तो सोचिए कि ये जो बॉक्स है इसको भी मुझे कॉपी करना है, मतलब एक डुप्लीकेट बनाना है। ऑलराइट, इसका लेंथ, हाइट, ब्रेथ सब सेम ही रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आप सिंपली कॉपी के लिए ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप CO, यहाँ पर आप CO एंड एंटर दबा सकते हैं। जिसका जो शॉर्टकट किया कॉपी का वो है आपका CO। ओके, फिर आप यहाँ पर सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए एंड देन प्रेस एंटर। फिर यहाँ पर आपको बोल रहा है कि स्पेसिफाई बेस पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप बेस पॉइंट सिलेक्ट करना मतलब आप जिस पॉइंट से आपको इसको मूव करना है उसी पॉइंट को आपको सिलेक्ट करना है। अभी वही पॉइंट आपका सेकेंड पॉइंट में बदलेगा। सेकेंड पॉइंट मतलब क्या, अभी यहाँ पर फाइनल पॉइंट तो है नहीं, यहाँ पर एक एक करके कॉपी रहेगा। ओके, तो वो आपको सेकेंड पॉइंट आपको देना है, मतलब बेस पॉइंट देने के बाद यहाँ पर मैं बेस पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया। अभी आपको देना पड़ेगा स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट, अभी आप कोऑर्डिनेट के विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स यू कैन स्पेसिफाई द सेकेंड पॉइंट्स। ओके, ऐसे करके अभी यहाँ पर फिर से लिखा आ रहा है कि स्पेसिफाई द सेकेंड पॉइंट। तो यहाँ पर क्यों आ रहा है, यहाँ पर आप तो पहले कॉपी कर लिए, वो आपका जो कॉपीड डायग्राम या फिर आपका जो फिगर है वो आपका वैसे ही रहेगा। ठीक है, वो हो गया ख़त्म। अभी आपको नेक्स्ट और अगर ऐसे कॉपीज चाहिए तो आप फिर से वो उसका सेकेंड पॉइंट स्पेसिफाई करें। ठीक है, तो ऐसे करके हम कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉपी का जो ऑप्शन है वो बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पर और एक मेथड था डिस्प्लेसमेंट, उसे भी थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर मैं कॉपी ऑप्शन में गया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रेस एंटर। अभी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, इसका जो ओरिजिन पॉइंट से जो इसका ओरिजिन पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो बेस पॉइंट, ठीक है, ऑब्जेक्ट का, उतना तक ये ऑलरेडी फिक्स रहेगा। जैसे हम लोग मूव में किए थे डिस्प्लेसमेंट, वैसे कॉपी में भी सेम फंडामेंटल्स रहेगा कि इसका जो ओरिजिन पॉइंट से बेस पॉइंट तक या फिर कोई भी पॉइंट का इसका जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहेगा। बस आप जब डिस्प्लेसमेंट करेंगे, आपका जो ओरिजिन पॉइंट है वो पॉइंट का ओरिजिन पॉइंट से कितना दूरी तक जाएगा वो ही बस डिस्प्लेस होगा। तो मैं जैसे यहाँ पर 20,20 में दूंगा, तो ये जाके यहाँ से 20,20 में डिस्प्लेस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 10,10 पे था, यहाँ पर 20,20 पे आ जाएगा। तो ऐसे करके हम जो इसका कोई भी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये भी हो गया है ख़त्म। कॉपी जो टूल है वो भी एक्सप्लेन करना हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट कमांड पे। सो द नेक्स्ट टूल इज द मिरर टूल। So what is the purpose of using a mirror tool?
अगर आपको कोई फिगर आपके पास है और आपको उसे सेम साइड पे एक ही डिस्टेंस पे चाहिए, ठीक है, सेम साइड बोल रहे हैं, मतलब सोचिए कि आपके पास एक फिगर है, ठीक है, आपको उसको कुछ सर्टेन डिस्टेंस के बाद, ठीक है, इन अ सिमेट्रिकल मैनर आपको वही फिगर प्लेस करना है, तो तब जाके आप ये जो मिरर कमांड है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसको प्रैक्टिकली देख लीजिए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि इसका जो पर्पस है वो क्या है। पहले तो मैं आपको मिरर के बारे में बता देता हूँ कि मिरर एक्चुअली में है क्या। सो मिरर जो है आपको एक रिफ्लेक्टिंग इमेज देता है। ओके, तो ऐसे अगर एक मिरर रहेगा, ये है मिरर का लाइन, ठीक है, सोचिए ये मिरर है और इसके नॉर्मली एक मैं ऑब्जेक्ट ऐसे रखता हूँ। ओके, तो सॉरी, ऐसे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो अभी इसका जो सेंटर है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसका कुछ एक डिस्टेंस है। ऑलराइट, तो यही जो ऑब्जेक्ट है और ये ऐसे सेम डिस्टेंस में सिमेट्रिकल वे में। ओके, सोचिए कि मेरे पास ऐसे एक रेक्टेंगल है, सॉरी ऐसा एक रेक्टेंगल है। ओके, और मुझे ये वाला सर्कल वैसी सेम डायरेक्शन में चाहिए, तो मुझे क्या करना है, इसका जो रेक्टेंगल है उसका सेंटर लाइन पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर जाके मैं इसका जो सर्कल है या फिर कोई भी जो फिगर रहेगा इसके अंदर वही यहाँ पर मैं कॉपी कर सकता हूँ। अभी मिरर पे कॉपी करना मतलब क्या है, अगर ऐसा, ठीक है, तो कॉपी करना मतलब यहाँ पर ये वाला जो सर्कल है यहीं पर प्लेस होगा इन द सेम डिस्टेंस। इसका जो इनिशियल डिस्टेंस है आपको कोई यहाँ पर और कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर पहले से ही सेम कैलकुलेशंस रहेगा, बस आपका जो इमेज है वो ऑपोजिट साइड में कॉपी हो जाएगा। अभी ऑपोजिट साइड में मतलब सोचिए यहाँ पर एक मिरर है, अगर यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा ऐसे। ओके, ये थोड़ा ऐसे, इसको मैं थोड़ा मूव कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे बन गया। तो इसका सेंटर पॉइंट यहाँ से ऐसे सेम, यहाँ से यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस है, यहाँ से भी इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो सेम डिस्टेंस पर ही आएगा। तो ऐसे ड्राइंग में, ऐसे केसेस में हम लोग मिरर को यूज़ करते हैं टू गेट द सेम टाइप ऑफ ड्राइंग विद द सेम डायमेंशन इन अ सिमेट्रिकल वे, ठीक है। तो ये है हम लोग का मिरर का जो फंडामेंटल है, वो हम लोग अब यहाँ से देख लिए। अभी इसको यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर पहले एक लाइन में क्रिएट कर देता हूँ, मिरर लाइन जो है, सपोज यहाँ से यहाँ तक इसका मिरर लाइन क्रिएट कर देता हूँ। या फिर अब थोड़ा और प्रिसाइज करने के लिए मैं यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ, सपोज 15 यूनिट तक है यहाँ पर, यहाँ से एक मिरर का लाइन ड्रॉ कर लिया। अभी आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं या फिर इतना तक ही रख सकते, कोई बात नहीं है। ओके, तो अभी यहाँ से इसका 10 यूनिट तक, सेंटर पॉइंट से 10 यूनिट तक यहाँ पर इसका डिस्टेंस है। अभी ये वाला जो स्क्वायर है ये यहाँ पर जाके मिरर हो जाएगा या फिर कॉपी हो जाएगा विद द सेम गैप। तो उसके लिए आपको मिरर कमांड यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं पैनल से, या फिर आप नॉर्मली MI जो इसका शॉर्टकट की है वो टाइप करके एंटर दबाइए। एंटर दबाने के बाद आपको जो फर्स्ट आपसे मांगेगा वो है आपका ऑब्जेक्ट। तो सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको बोलेगा कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन आपको स्पेसिफाई करना होगा, मतलब आपका जो मिरर यहाँ पर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट मतलब क्या है, आपका जो फिगर है उसका सेंटर से आपका जो मिरर एंड होगा
ठीक है, वो कितना डिस्टेंस तक होगा वही आपका फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करेगा। तो आप यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट कर लिए। अभी यहाँ पर आपको मांगना है कि स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। तो उसका जो सेकेंड पॉइंट है, अगर आपका मिरर लाइन स्ट्रेट रहेगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसका जो ऑपोजिट साइड है उसमें ही आएगा आपका मिरर इमेज, ठीक है। या फिर यहाँ पर अगर आप कहीं पर भी सेकेंड पॉइंट को प्लेस करते हैं, ठीक है, तो जिस एंगल पे वो लाइन क्रिएट हो रहा है, मिरर लाइन, ठीक है, उसी एंगल पे आपका मिरर इमेज क्रिएट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 90 डिग्री में अगर रखता हूँ तो ये 90 डिग्री में ही आएगा ऐसे। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको जो इसका जो सोर्स है जहाँ से ये इमेज आपका आया है, अगर आप इसे इरेज करना चाहते, मतलब आप वहाँ पर रखना नहीं चाहते, तो आप यहाँ पर सिंपली यस दबाइए या फिर नो में क्लिक कीजिए एंड देन प्रेस एंटर। तो आपका जो मिरर टूल है वो यूज़ करें। ओके, तो ऐसे करके हम जो मिरर का जो यूज़ है वो ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं इसको। तो मिरर का बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है, इसमें कुछ उतना इन डेप्थ है नहीं। आपको सिंपली नॉर्मली एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, मिरर लाइन सिलेक्ट करना है। मिरर का फर्स्ट लाइन जो है, फर्स्ट पॉइंट, वो आपका ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट से मिरर तक वो एक डिस्टेंस डिफाइन करेगा। और जो आपका सेकेंड पॉइंट है वो आपका जो लाइन ऑफ मिरर लाइन है वो आपका डिटरमाइन करेगा। तो अभी कौन से एंगल पे आपको रखना है वही आपका सेकेंड पॉइंट डिफाइन कर सकता है। तो आपको उसी हिसाब से आपको सेकेंड पॉइंट को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, फिर जाके आपका जो मिरर इमेज आएगा वो वहाँ पर अपीयर होगा। उसके बाद अगर आपको चाहिए तो आप इमेज को सोर्स को आप डिलीट कर सकते हैं या फिर आप रख सकते हैं और आपका जो इमेज प्रोडक्ट है वो आपके पास आ जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का अभी मिरर। अभी चलते हैं नेक्स्ट जो टूल है वो देख लेते हैं। The next tool we are going to know about is the stretch tool। तो stretch tool हम यूज़ क्यों करते हैं वो जान लेते हैं। stretch tool जो कमांड है उसको हम यूज़ करते हैं to stretch any type of figure। तो एक एंड से उसको खींचने के लिए हम stretch tool को यूज़ करते हैं। तो stretch tool को यूज़ कैसे करते हैं वो प्रैक्टिकली देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ से आप इस पैनल से आप स्ट्रेच टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप STR कमांड प्रेस करके आप यहाँ से स्ट्रेच टूल को एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिवेट करने के बाद आपको पूछेगा कि सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। तो सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले सिलेक्ट करना होगा। और ध्यान रहे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा पॉलीलाइन पे रहना चाहिए, ठीक है। अगर किसी रीज़न से वो पॉलीलाइन पे नहीं है, नॉर्मल लाइन पे है, तो वो काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको पॉलीलाइन में ही करना पड़ेगा। तो ये जैसे पॉलीलाइन पे ये बनाया हुआ है, तो इसको मैं जिस पार्ट को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, जिस पार्ट को आप स्ट्रेच करना चाहते हैं, बस उसी पार्ट पे ऐसे क्लिक करके लेफ्ट की तरफ ड्रैग कीजिए। जिस पार्ट को आप स्ट्रेच करना चाहते हैं उसी सिलेक्शन बॉक्स के अंदर रखिए। ओके, इसके बाद आप प्रेस द एंटर। अभी यहाँ पर आपको बोल रहा है कि स्पेसिफाई बेस पॉइंट, ठीक है। तो आपको बेस पॉइंट यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप चाहे तो यहाँ पर बेस पॉइंट ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो एंड है, जो साइड है, वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेच्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेच हो गया। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा डायमेंशन लेके दिखाऊं, ठीक है, ओके, यहाँ पर थोड़ा डायमेंशन ज़्यादा ही छोटा है, ऐसे करके दिखा देते हैं, ठीक है। ये है 15 डायमेंशन का, ये इसका लेंथ है। तो अभी इसको मैं स्ट्रेच करूँगा, स्ट्रेच करने के लिए आपको बस उसी एंड तक जाना है जितना तक आपको स्ट्रेच करना है। उसके बाद आपको
हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर स्ट्रेच करना है एक बेस पॉइंट पकड़ के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब मैं यहाँ इसको खींच रहा हूँ तब इसका जो डायमेंशन है वो चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि डायमेंशन इसका चेंज हो रहा है, देख रहे हैं आप। तो वो पहले उसका जो डायमेंशन था उसका 15 था, अभी अगर यहाँ पर मैं और 15 ऐड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा टोटल 30 डायमेंशन, 30 लेंथ का एक रेक्टेंगल। तो मैं यहाँ पर अगर इसको 15 डिस्टेंस तक और स्ट्रेच करूँ तो तब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30 यूनिट का एक रेक्टेंगल बन गया है। ओके, तो ऐसे करके हम लोग स्ट्रेच को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेच भी हो चुका है कंप्लीट। अभी चलते हैं नेक्स्ट टूल के ऊपर। सो द नेक्स्ट टूल इज द स्केल टूल। तो स्केल टूल हम लोग क्यों यूज़ करते हैं ये देख लेते हैं पहले। स्केल टूल है क्या? स्केल टूल एक ऐसा टूल है जिससे हम लोग अपना जो ड्राइंग है, ड्राफ्टिंग है या फिर कोई भी फिगर है वो एक सर्टेन स्केल में रख सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपके पास एक 4x3 का एक शीट है या फिर 1:1 का एक शीट है। ओके, तो अभी यहाँ पर आप मतलब उसका जो डायमेंशन है जैसे 10x10, ठीक है, 10 mm लेंथ, 10 mm ब्रेथ। तो उसके हिसाब से आपके पास एक ड्राइंग भी है जिसका लेंथ है 50, ठीक है, और उसका ब्रेथ समझ लीजिए कि है 40। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, उस केस में हम लोग जो ड्राइंग है उसको छोटा कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका ड्राइंग शीट से बड़ा रहेगा तो कुछ पार्ट आपका शीट पे रहेगा और जो बाकी का पार्ट है वो विजिबल नहीं होगा या फिर रहेगा नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हम लोग स्केल का जो टूल है उसको यूज़ करते हैं। तो सपोज़ देखते हैं कि यहाँ पर जो ये आपका ऑब्जेक्ट है ये 15x15 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको स्केलिंग करेंगे। स्केल करने के लिए आपको स्केल यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप कमांड दे सकते हैं SC दबाने के बाद एंड प्रेस एंटर। अभी आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने से आपका क्या होगा, जिस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे उसी को ही आप स्केल कर सकते हैं। इसके बाद आप एंटर दबाइए और इसका जो बेस पॉइंट है उसको स्पेसिफाई कीजिए। जैसे मैं इसको स्पेसिफाई कर दिया। अभी देखिए जिस पॉइंट को आप बेस पॉइंट स्पेसिफाई किए थे उसी पॉइंट से वो स्केल हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए ये बड़ा और छोटा भी हो रहा है उस पॉइंट से, ठीक है, जिस पॉइंट को आप बेस पॉइंट माने थे। तो मैं यहाँ पर इसको बेस पॉइंट दे रहा हूँ नीचे की तरफ, ठीक है। अभी देखिए ये नॉर्मली यहाँ पर जब मैं इसको थोड़ा करीब लाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेसिफाई स्केल फैक्टर। तो यहाँ पर स्केल फैक्टर आपको यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 1, ऑलमोस्ट 1, ठीक है। तो ये 1 मतलब क्या है, आपका जो ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है, वो आपका 1 है और अभी जो आप स्केलिंग में कर रहे हैं वो भी 1 है। तो आपका जो ओरिजिनल और फाइनल प्रोडक्ट है वो सेम है, बट आपको इसको थोड़ा बड़ा करना है। तो उस हिसाब से आपको इसको थोड़ा और इसका जो यूनिट है उसको बढ़ाना है। तो उसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा, आपका जो हिसाब है वो रहेगा आपका 2:1। अगर इसको 2 गुना बढ़ाना चाहते हैं तो 2:1 मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 2 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर स्केल फैक्टर को 2 कर देता हूँ तो ये 2 गुना बड़ा हो गया है। अभी अगर इसको मैं मेजर करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 यूनिट का जो इसका लेंथ है वो बढ़ गया है, ठीक है। और अगर मैं इसको छोटा करना चाहूँ तो तब जाके मैं इसको हाफ कर दूंगा या फिर 0.5 कर दूंगा स्केल फैक्टर। तो उससे क्या होगा, इसका जो लेंथ है वो हाफ कम हो जाएगा। तो जैसे ये 30 था वो 15 में आ जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको स्केल कर देता हूँ। अभी बेस पॉइंट को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी देखिए जब मैं यहाँ पर 0.5 दे देता हूँ तब इसका जो रेशियो है वो हो जाएगा आपका 1:2, ठीक है। तो ये तब जाके ये छोटा हो जाएगा। ऑलराइट,
अभी यहाँ पर जो इसका रेशियो है जैसे 2:1 या फिर 1:2, ये सिंपली एक कैलकुलेशन है आपका जो स्केल फैक्टर है वो उसको लेने के लिए। अगर आपका जो ड्राइंग है उसका जो इनिशियल लेंथ है और जो आपका फाइनल ड्राइंग है उसका मतलब फाइनल ड्राइंग का जो लेंथ है आपका वो पहले रहेगा और जो आपका इनिशियल लेंथ था वो बाद में रहेगा और बीच में वो इज टू साइन रहेगा। तो जैसे आप अगर किसी फिगर को बड़ा करना चाहते हैं तो आपका जो फाइनल डायमेंशन है उसको बढ़ाइए और आपका जो इनिशियल है वो 1 पे ही रहेगा। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन क्या होगा, अगर 2/1 रहेगा तो उसका जो स्केल फैक्टर है वो 2 में ही रहेगा। ठीक है, और अगर आपका 3/1 में रहेगा 3:1 तो ये 3/1 पे रहेगा स्केल फैक्टर 3। बट अगर इस केस में अगर आपका स्केल फैक्टर 1:2 मतलब 0.5, 1:3 इसका अलग स्केल फैक्टर आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर 1 डिवाइडेड बाई मतलब 1:3 मतलब 1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, उसका जैसे 0.33 रिकॉर्डिंग में आता है या फिर 1:2 का होता है 0.5, ऐसे करके उसका स्केल फैक्टर इंक्रीज या डिक्रीज होगा। अगर फाइनल का जो 1 रहेगा, अगर उसका फाइनल जो डायमेंशन है वो 1 रहेगा और जो इनिशियल लेंथ है वो चेंज हो रहा है, तब जाके आपका जो स्केलिंग फैक्टर है वो घटेगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग स्केल को यूज़ करते हैं। तो ये भी स्केल का जो टूल है वो भी एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन मतलब नेक्स्ट टूल पे। ओके, तो अभी जो हम टूल देखने जाएंगे वो टूल है आपका ट्रिम टूल। तो ट्रिम टूल क्या है? ट्रिम टूल एक ऐसा टूल है जिससे आप एक्सेस पार्ट या फिर अनवांटेड पार्ट को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी देखते हैं इसको प्रैक्टिकली इसको यूज़ कैसे करते हैं हम लोग। तो सोचिए कि मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाता हूँ और एक रेक्टेंगल इसको कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ, इसका बेस पॉइंट पकड़ के ऐसे रख देता हूँ। ठीक है, तो ये बन गया ऐसे। यहाँ पर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये वाला और ये जो यहाँ पर बीच का जो बॉक्स है उसको मुझे रिमूव करना है। तो उसके लिए मुझे ट्रिम टूल का जो टूल है उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो ट्रिम टूल को यूज़ करने के लिए आप यहाँ से पैनल से डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं TR एंड प्रेस एंटर। ठीक है, इसके बाद अगर आप को सिलेक्ट करना है ऐसे, ठीक है, देखिए ऐसे करके हम लोग जो इसका एक्सेस पार्ट है या फिर अनवांटेड पार्ट है उसको हम ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन प्रेस एंटर। ऐसे करके हम लोग ट्रिम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या हुआ, जो इसमें इंटरसेक्टिंग पार्ट था वो हट गया। अभी ये कंप्लीट एक ड्राइंग बन गया। बट अभी भी यहाँ पर ये और ये दोनों अलग अलग है। इसको भी मैं अभी कुछ देर बाद आपको दिखाऊंगा कि इसको भी कैसे एक कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये जो ट्रिम टूल है वो यहाँ पर एक्सप्लेन हो गया है। ठीक है, तो किसी अनवांटेड पार्ट को रिमूव करने के लिए हम लोग ट्रिम टूल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टूल जो है, यहाँ पर आप अगर ड्रॉप डाउन में ट्रिम का ड्रॉप डाउन पे जाएंगे तो यहाँ पर एक्सटेंड बोल के एक टूल आएगा। ठीक है, तो ये एक्सटेंड किस काम के लिए आता है? अगर आपको एक्सटेंड का टूल एक्सेस करना है तो आप यहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं या फिर EX एक्सटेंड बोल के भी आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंड का यहाँ पर क्या है, आपको सिंपली जो आपका जो लाइन है वो एक सर्टेन लिमिट तक एक्सटेंड हो जाएगा। सोचिए ये वाला जो लाइन है ये एक लिमिट तक, मतलब इसका जो लिमिट है यहाँ पर इस लाइन का, इसका इतना तक इसका आपका लाइन एक्सटेंड हो गया है। ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए हम लोग एक्सटेंड टूल को यूज़ करते हैं, जैसे ऐसे करके। ठीक है, ये फिर से वो बॉक्स बन गया। बट यहाँ पर अभी भी वो जो लाइंस है, ये वाला लाइन ये एक्सेस लाइन है, ये अनवांटेड लाइन है, इसको हम
क्या करेंगे, सिंपली पिछले वाले जो टूल सीखे थे ट्रिम टूल, उससे हम ट्रिम कर देंगे इसको। ठीक है, इसके बाद एंटर। देख सकते हैं ये फिर से वही नॉर्मल लाइन में बदल गया। ऑलराइट, ऐसे करके हम एक्सटेंड टूल को भी यूज़ करते हैं। ऑलराइट, तो अभी जो हम लोग देखने जाएंगे वो है आपका यहाँ पर शैम्फर और एक है फिलेट। ठीक है, तो फिलेट और शैम्फर क्या है, फिलेट हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी कॉर्नर को एक राउंड शेप देने के लिए, एक राउंडनेस देने के लिए। ठीक है, एक शार्प कॉर्नर को। और फिलेट भी हम लोग उसी पर्पज़ से यूज़ करते हैं कि शार्प कॉर्नर को एक स्मूथ फ्लैट एज में कन्वर्ट कर सके। तो पहले फिलेट को देख लेते हैं। फिलेट में क्या होता है, पहले आपको यहाँ पर रेडियस स्पेसिफाई करना होगा, क्योंकि आपका जो रेडियस है वो मतलब जिसमें आप फिलेट करेंगे उससे अगर आपका रेडियस ज़्यादा होगा तो आपका फिलेट नहीं बैठेगा। और आपका यहाँ पर कोई भी फिलेट का रेडियस स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, मतलब जैसे वहाँ पर 0 है तो आपका फिलेट बैठेगा ही नहीं। तो उस हिसाब से आपको पहले रेडियस को सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पहले फिलेट को एक्टिवेट करना होगा, उसके बाद ही आपको टाइप करना होगा 8 एंड देन प्रेस एंटर। उसके बाद आपका जो कितना आपको चाहिए रेडियस उसको देना पड़ेगा। बस इतना याद रखिए कि आपको जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर रेडियस करना है उस ऑब्जेक्ट से कम होना चाहिए आपका फिलेट रेडियस। ऑलराइट, या फिर उसी के अंदर ही आपको फिलेट रेडियस देना होगा। उससे अगर ज़्यादा होगा तो वो फिलेट बनेगा नहीं। तो मैं यहाँ पर इसका जो रेडियस है वो 5 रेडियस दे देता हूँ। और उसके बाद इसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो लाइन में सिलेक्ट करूँगा जिस साइड को वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से ले रहा है, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई कर दूँगा और यहाँ पर जो सेकंड इसका ऑब्जेक्ट है वो भी स्पेसिफाई करूँगा। तब जाके आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो कॉर्नरिंग था, शार्प कॉर्नर, वो राउंडनेस में कन्वर्ट हो गया। ऑलराइट, अभी देखते हैं सेम ऐसे शैम्फर में भी होता है, बस उसका जो एज है वो फ्लैट एज में आ जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहले यहाँ पर एक डिस्टेंस देना पड़ेगा। उसके लिए आपको डी एंटर करना पड़ेगा आफ्टर सिलेक्टिंग द शैम्फर टूल। देन वहाँ पर आपको फर्स्ट जो शैम्फर डिस्टेंस है, शैम्फर डिस्टेंस मतलब कॉर्नर से कितना डिस्टेंस तक वो आपका जो लेंथ है वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर 5 दे रहा हूँ, 5 डिस्टेंस के बाद ही वो अपना जो कॉर्नर है वो ले लेगा। ठीक है, और इसके बाद सेकेंड शैम्फर डिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो आप इसको चेंज कर सकते हैं वेयरिंग के लिए। अगर आपको सेम रखना है तो सेम भी रख सकते हैं। मैं इस केस में सेम रख रहा हूँ तो यहाँ पर एंटर दबा रहा हूँ और यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो कॉर्नर था वो एक फ्लैट सरफेस में बदल गया है। तो ऐसे करके जो कॉर्नरिंग है वो फिलेट एंड शैम्फर से यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी जो नेक्स्ट टूल हम देखेंगे वो है आपका ब्लेंड कर्व। तो ब्लेंड कर्व यहाँ पर क्या है, कोई भी सपोज एक लाइन है, 2 लाइन, उसमें गैप है। ठीक है, तो उस गैप को फिल करने के लिए कुछ कर्व आपको ब्लेंड करना पड़ेगा। तो उसी के लिए हम ब्लेंड कर्व को यूज़ करते हैं। तो ब्लेंड कर्व को यूज़ करने के लिए आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना होगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा, फर्स्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना होगा कि आपको जब आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे दोनों ऑब्जेक्ट को, तो आपको देखना पड़ेगा कि किस साइड से आपका जो कर्व है वो स्टार्ट होगा। तो सपोज़ मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करना चाहूँगा तो इस एंड से मैं मतलब इसी एरिया से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो क्या होगा, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये यहाँ से इस एरिया से शुरू होगा और फिर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जाके ये ख़त्म हो। तो यहाँ पर जाके ये इस एरिया पे अगर मैं लेके जाके सिलेक्ट करूँगा सेकंड ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर उसका जो कर्व है वो आके ब्लेंड हो जाएगा। या फिर मैं अगर यहाँ पर लाऊं तो ये यहाँ पर भी ब्लेंड हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि कौन से साइड पे आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन साइड को आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका जो ब्लेंडिंग कर्व है वो अपने आप हो जाएगा ऐसे करके, या फिर आप चाहे तो ऐसे करके भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। ऑलराइट, और यहाँ पर जो ब्लेंड कर्व है इसका कॉन्टिन्यूटी को सेट करने के लिए आप यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके सेकंड ऑब्जेक्ट
ठीक है। और अगर आप चाहे तो इसका नेचर भी बदल सकते, जैसे इसका कंट्रोल वर्टिसेस में है, इसको आप फिट में भी बदल कर चेंज कर सकते हैं, ऐसे करके भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप चाहे तो यहाँ पर इसको ये जो ड्रॉप डाउन है इसमें सिलेक्ट करके आप कंट्रोल वर्टिसेस में भी सिलेक्ट करके इसको चेंज कर सकते हैं, इसका कर्व, ठीक है। ऐसे करके भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो लाइक दिस यू कैन यूज द ब्लेंड कर्व्स। ऑलराइट, अभी जो नेक्स्ट टूल है वो है आपका एरे। तो एरे आपका 3 टाइप्स का एरे आता है यहाँ पर। फर्स्ट जो है आपका रेक्टेंगुलर एरे, सेकंड आपका पाथ एरे और थर्ड आपका पोलर एरे, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर एरे में क्या है पहले वो देख लेते हैं। सपोज यहाँ पर मैं एक सर्किल ले लेता हूँ जिसका डाया है 1.5 रेडियस, ठीक है। अभी मैं इसको रेक्टेंगुलर एरे में इसको बनाऊंगा। तो एरे में क्या होता है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, सेम टाइप का ही होता है, ठीक है। और वो एक स्पेसिफिक पाथ को फॉलो करता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर में इसको फॉलो करेगा। अभी ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद हिट एंटर, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो इसका एरे है, एरे का सेटिंग्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका जो रोज़ है, ठीक है, वो ऐसे यहाँ पर दिखेगा आपको, ठीक है। ये रो यहाँ पर 3 है। यहाँ पर अगर आपको सिर्फ एक ही रो चाहिए तो यहाँ पर आप 1 दे सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 हुआ। और यहाँ पर कॉलम्स, यहाँ पर 1 2 3 4 करके ऐसे कॉलम्स है। अगर आप यहाँ पर 10 देना चाहते हैं तो ऐसे 10 एंटर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो लेवल है, लेवल आपको 3D में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो 2D में लेवल की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जैसे 1 है तो 1 ही रहने दीजिए। अच्छा, तो अभी कॉलम में यहाँ पर 10 है तो इसके बीच में कुछ गैप भी आप दे सकते हैं। जैसे टोटल यहाँ पर इसका 40 है तो 40 डिवाइडेड बाई 10 मतलब हर एक के बीच में 4 करके गैप रहेगा। तो 40 अगर दूंगा तो यहाँ पर 4.44 आ रहा है इसका गैप। 4 रखते हैं, कॉलम है, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो एक को छोड़ के, एक तो ऐसे नॉर्मली रहेगा, बाकी का जो है आपका ये कॉपीड है सोर्स से। तो यहाँ पर इसलिए अभी यहाँ पर टोटल नंबर आपको दिखाना पड़ेगा, या इसीलिए यहाँ पर आपका 11 दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, आपका इस वाले से आपका डिस्टेंस कैलकुलेट होगा। मतलब यहाँ से इसका डिस्टेंस होगा 1, यहाँ से मतलब 4, फिर इसके बाद 4, ऐसे करके 40 जाएगा। ऑलराइट। और यहाँ पर अगर आप रोज़ की बात करें तो यहाँ पर 3 दे रहा हूँ मैं, और इसका टोटल मैं रखता हूँ 5, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका जो डिस्टेंस रहेगा वो चेंज होगा ऐसे, ठीक है। तो ऐसे करके हम रेक्टेंगुलर एरे को यूज़ करते हैं। रेक्टेंगुलर एरे इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि देखने में रेक्टेंगुलर में है, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी नेक्स्ट जो एरे है आपका वो है पाथ एरे। तो पाथ एरे में क्या है, आप जैसे पाथ यहाँ पर इसको बनाएंगे, जैसे मैं यहाँ पर ऐसे 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 पाथ बना रहा हूँ, वो उसी पाथ को फॉलो करेगा। देख लेते हैं एक बार। एरे पे गए, पाथ एरे को सिलेक्ट किए। अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया एंड हिट एंटर। देन आपको पूछेगा कि सिलेक्ट द पाथ कर्व। तो मैं यहाँ पर पाथ को सिलेक्ट कर लिया। अभी देखिए यहाँ से यहाँ तक जैसा इसका पाथ का डायरेक्शन है वैसे ही आपका जो एरे है वो भी बन जाएगा, ठीक है। तो उसमें भी क्या है, आपका रोज एंड कॉलम्स है। यहाँ पर आइटम 11 है। आप यहाँ पर आइटम चेंज नहीं कर सकते कितना नंबर्स ऑफ आइटम रहेगा, बट उसके बीच का जो गैप है वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 3 देता हूँ, सॉरी 3 नहीं 10 दे देता हूँ, तो उसका जो क्वांटिटी है वो अपने आप चेंज हो जाएगा, क्योंकि जितना तक इसका एंड पॉइंट है उतना तक ही ये आपका
लेगा। मतलब मान के चलिए अगर यहाँ पर एंड हो रहा है और आपका नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो वो ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं। जहाँ पर लास्ट ऑब्जेक्ट विजिबल है वही आपका यहाँ पर अपीयर होगा। ठीक है, और यहाँ पर आप रोज़ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 3 दे सकता हूँ, इसका बीच का गैप 5 दे सकता हूँ। ठीक है, ऐसे करके आप जो रेक्टेंगल पाथ एरे है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आप इसमें पोलर एरे पे। तो पोलर एरे में क्या होता है दिखाते हैं आपको। सपोज मैं एक सर्किल लेता हूँ, उसका रेडियस दे देता हूँ 15। ठीक है, और एक सर्किल बनाता हूँ इसके अंदर ऐसे करके, जिसका रेडियस 1.5। ठीक है, तो मुझे इसी रेडियस में, मतलब यहाँ पर अगर एक सर्किल बनाता हूँ मैं, ठीक है, तो इसी लाइन के ऊपर, इसी सर्किल के ऊपर मुझे ऐसे ही इक्वल डिस्टेंस में एक बहुत सारे सर्कल्स चाहिए, नंबर ऑफ सर्कल्स मुझे चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पोलर एरे को सिलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पर पूछ रहा है कि सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट कीजिए एंड देन प्रेस एंटर। उसके बाद आपको स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, यहाँ पर सेंटर पॉइंट आप सिलेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि उसी सेंटर पॉइंट से आपका जो एरे है वो कंप्लीट होगा। अभी यहाँ पर सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करने से क्या होगा, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो उस पॉइंट को फॉलो करके रोटेट करेगा। वो जो सेंटर पॉइंट है वो एक्सिस की तरह काम करेगा तब। तो यहाँ पर आप जब भी सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, आपका जो एरे है वो एक्टिवेट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप नंबर ऑफ आइटम्स दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर 7 दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो बीच का जो गैप है वो मतलब अपने आप चेंज हो जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप खुद ब खुद चेंज कर सकते हैं, बट उसके हिसाब से ये आपका जो आइटम है वो भी चेंज हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर 70 का गैप रखता हूँ, तो 70 नहीं लेगा क्योंकि आइटम ज़्यादा है, आइटम ही आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर मैं 3 देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर 3 हुआ, और यहाँ पर मैं 70 दे देता हूँ, तो यहाँ पर 70 हो गया। ठीक है, बट इसका जो टोटल फिल है यहाँ से यहाँ तक, इसका 140 डिग्री में आ गया, इसलिए यहाँ पर 140 डिग्री बाय डिफ़ॉल्ट चेंज हो गया। तो एक चेंज करने से यहाँ का जो बाकी का पैरामीटर है वो भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसे करके हम अपना जो पोलर एरे है उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं 8 दे देता हूँ ऑल। ठीक है, और यहाँ पर आप रोज़ भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रोज़ भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे करके आपका जो पोलर एरे है वो भी ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट जो टूल हम अभी देखने जाएंगे वो है आपका ऑफसेट। ठीक है, और एक्सप्लोड भी यहाँ पर भी है, एक्सप्लोड को भी हम देख लेते हैं एक बार में ही। तो ऑफसेट क्या है, कुछ डिस्टेंस तक उसका अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, सपोज मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, इसका ऐसा ही एक सर्कल चाहिए, ठीक है, बट उसका रेडियस थोड़ा बड़ा होगा कुछ सर्टेन डिस्टेंस तक। मतलब अगर इसका रेडियस, मैं इसको एक प्रिसाइसली बनाता हूँ, इसको सेंटर पॉइंट दे दिया, इसका रेडियस सपोज 15 दे दिया। अभी इसका अगर 15 होगा तो जो नेक्स्ट सर्कल हम बनाएंगे उसका रेडियस 20 होगा। मतलब इसके बीच में जो गैप होगा वो होगा आपका 2.5। क्यों 2.5 रहेगा, क्योंकि इसका जो दोनों साइड में है वो 5 आ रहा है ना, क्योंकि 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। ठीक है, सॉरी रेडियस है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, अगर ऑफसेट मैं लूँगा, ठीक है, तो ऑफसेट डिस्टेंस यहाँ पर 5 दे देता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और तब जाके यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अभी देखिए, अगर मैं यहाँ पर और एक सर्कल ले लेता हूँ, लेके वहाँ पर मैं इसका डायमीटर दे देता हूँ 20, तो तब भी यहाँ पर जाके आपका 2 सर्कल क्रिएट हो गया एक ही लाइन पे। क्यों, एक लाइन को मैं अभी इरेज करता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ कि जब मैं यहाँ से सेंटर पॉइंट से इसका 15 ले आऊँ, तो एडिशनल अगर 5 इनपुट आएगा तो इसका जो नेक्स्ट
रेडियस वाला सर्कल आएगा वो 20 आएगा, इसीलिए यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस है वो ऑफसेट डिस्टेंस इसको कहते हैं हम लोग। इसके बीच में जो डिस्टेंस आएगा वो आपका ऑफसेट डिस्टेंस होगा। तो इसी कारण इसी यूज़ के लिए हम लोग ऑफसेट टूल को यूज़ करते हैं। ऑफसेट टूल को यूज़ करने के लिए आपका जो शॉर्टकट की होगा वो होगा OF, या फिर आप O से भी कर सकते हैं। O ही आपका ऑफसेट का शॉर्टकट की है, ठीक है। O दबा के आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑफसेट कर सकते हैं, बट उससे पहले आपको ऑफसेट डिस्टेंस को स्पेसिफाई करना होगा। जैसे यहाँ पर 5 था, अभी मैं यहाँ पर 10 देता हूँ, ठीक है। अभी इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा तो इसके हिसाब से 10 का रेडियस एडिशनल होगा, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ से इसका एडिशनल 10 यूनिट का रेडियस बनेगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग ऑफसेट को यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, अभी जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वो है आपका एक्सप्लोड। सोचिए मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बना रहा हूँ, ठीक है, या फिर आप पॉलीलाइन से भी ऐसे कुछ अगर फिगर ड्रॉ करते हैं, ओके। तो ये क्या है, ये पूरा एक के साथ एक लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको ब्रेक करने के लिए, पॉलीलाइन को लाइन में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको यहाँ से एक्सप्लोड की मदद से आपको पॉलीलाइन से आप लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसका जो शॉर्टकट की है वो है X, एंटर, ठीक है। अभी आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो आप सिलेक्ट कीजिए एंड प्रेस एंटर। फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो जिस कॉर्नरिंग पे आपका पॉइंट है वो उस कॉर्नर से आपका जो दो ऑब्जेक्ट है वो डिवाइड हो जाएगा इंडिविजुअल पार्ट में। तो ये वाला लाइन में कन्वर्ट हो गया, देख सकते हैं ये लाइन पे आ गया। मैं कर्सर को इसके ऊपर हॉवर करता हूँ तो देखिए यहाँ पर लाइन दिखा रहा है। अभी ये वाला पॉलीलाइन है, अभी यहाँ पर देख सकते हैं पॉलीलाइन, इसको भी हम एक्सप्लोड के ज़रिए लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए हो गया लाइन पे। इसका ऑपोजिट एक टूल है वो है आपका जॉइन, ठीक है। तो जैसे हम लोग एक पॉलीलाइन को एक्सप्लोड करके लाइन में कन्वर्ट कर दिए, अभी वही एक्सप्लोडेड लाइंस को हम पॉलीलाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको J एंटर दबाना पड़ेगा। अभी जिस ऑब्जेक्ट को आप एक ही ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या फिर एक लाइन को पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिस लाइन को आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। पहले उसको सिलेक्ट करने के बाद आप एंटर दबाइए, आपका जो लाइन था वो पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। ये भी ऐसे करके भी आप जॉइन कमांड से आप लाइन को पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो आखिरी टूल है मॉडिफाइंग टूल में वो है आपका इरेज, ठीक है। या फिर अगर आप नॉर्मली कीबोर्ड से एक्सेस करना चाहते हैं तो E एंटर, ठीक है। इसके बाद आप जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे वो आपका इनविजिबल हो जाएगा, ठीक है, कुछ एक ट्रांसपेरेंसी में आएगा। उसके बाद आपका अगर आप एंटर दबाएंगे तो आपका जो जिस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट किए थे वो टोटली इरेज हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो ये मॉडिफाइंग टूल हो चुका है फुल्ली ख़त्म, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको सब इन डिटेल में समझ आ चुका है, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम then you can ask me in the comment section down below, and if you like this video then please make sure you hit the like button, and if you are new to this channel then make sure you hit the subscribe button and press the bell icon so you all never miss any updates. And thanks for watching this video. See you all in my next videos. Till then, take care, love you all, Jai Hind, Vande Mataram.